सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? जितने भी गाइस यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। सो गाइस, अब यहाँ पर जो ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स वाला चैप्टर है, तो जरा समझते हैं कि पहले हार्मोन्स और ग्लैंड्स ये जो वर्ड है एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है। सी, हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के केमिकल्स हैं, राइट। उसमें से कुछ एंजाइम्स हैं जो हमारे खाने के पाचन में मदद कर रहे थे, और उसमें से कुछ केमिकल्स हैं जिसको हम लोग हार्मोन्स कहते हैं, हमारे शरीर की वृद्धि यानी कि लंबाई देने में। साथ में हमारी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जैसे कि मान लीजिए कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, तो ऐसी सिचुएशन में जो आप रिएक्ट करते हैं, एकदम से एनर्जी आ जाती है, दैट्स टू अगेन बिकॉज ऑफ हार्मोन जिसका नाम एड्रेनलिन हार्मोन है, जिसे हम लोग लड़ो या उड़ो हार्मोन के रूप में भी जानते हैं। तो जो केमिकल्स हैं, यानी कि हार्मोन्स और एंजाइम दोनों, ये कहाँ से निकलते हैं? फ्रॉम ग्लैंड्स। हिंदी में इसी को हम लोग ग्रंथि के रूप में जानते हैं, राइट। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि बेसिकली वो ग्लैंड्स कौन से हैं, यहाँ से आपके हार्मोन्स निकल रहे हैं। वैसे तो आपके सामने जो इमेज है, इसमें यू कैन सी कि नेक वाला पोर्शन है, यहाँ पे थायराइड प्रेजेंट है, ये थाइमस ग्लैंड है, इधर पेंक्रियाज है, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है। ये सारी की सारी चीजें जो यहाँ पर है, अगर फीमेल्स में बात करें तो यहाँ पे ओवरीज मतलब गोनेट्स वाले पार्ट पे, जैसे मेल्स में भी और टेस्टीज आर देयर। तो ये सब लोकेशन है जहाँ से आपके हार्मोन जनरेट होते हैं। तो जिस लोकेशन से हार्मोन बनते हैं उसको हम लोग ग्लैंड कहते हैं, और जिस जगह से एंजाइम्स निकलते हैं उसको भी ग्लैंड कहते हैं। लेकिन एंजाइम जहाँ से निकलते हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और जहाँ से हार्मोन निकलते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो इसको हम लोग हिंदी में अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, फिर हम लोग शुरुआत करते हैं अपने सेशन की, एंड लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। तो सबसे पहले मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ, सो दैट्स द हार्मोन सेक्शन टुडे। सो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? अभी जैसा हमने डिस्कस किया कि एंडोक्राइन सिस्टम ये वो सिस्टम है जहां से आपके हार्मोन जनरेट होते हैं, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड से आपके हार्मोन्स बनेंगे और एक्सोक्राइन ग्लैंड से आपके एंजाइम्स। तो ये देखिए, ये जो ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ब्रेन वाले पोर्शन पर आपका हाइपोथैलेमस, देन पिट्यूटरी, पिनियल, ये सब ग्लैंड्स हैं। गले वाले पार्ट पर आपका थायराइड ग्लैंड, यहाँ पे 4 दानों के रूप में, आपके 4 डॉट्स के रूप में प्रेजेंट है, उसको हम लोग पैराथायराइड कहते हैं। किडनी के ऊपर जो ये प्रेजेंट है, एडिनल ग्लैंड, राइट। ऐसे ही यहाँ पे टेस्टीज इधर शो कर रखा है, गोनेट्स, तो दैट्स फॉर द मेल पार्ट। पेंक्रियाज, तो ये सारे के सारे आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गए। और इन एंडोक्राइन ग्लैंड से जो केमिकल्स निकलते हैं उसको हम लोग हार्मोन्स के रूप में जानते हैं। क्लियर? चलिए, सो हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स आर बेसिकली नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स दैट एक्ट एज एन इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस्ड इन द ट्रेस अमाउंट्स। अब हार्मोन्स कैसे कैसे हमारी मदद कर रहे हैं, तो एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले जो ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या क्या आते हैं? हाइपोथैलेमस जो ब्रेन में है, पिट्यूटरी अगेन ब्रेन में, पेनियल ये हमारी सबसे छोटी ग्रंथि है, यू नीड टू रिमेंबर दिस। पेनियल इज बेसिकली द स्मॉलेस्ट ग्लैंड। थायराइड ये एंडोक्राइन ग्लैंड की सबसे बड़ी ग्लैंड है। पैराथायराइड ये थायराइड के ऊपर प्रेजेंट है। थाइमस चेस्ट पे, एड्रिनल आपकी किडनी पर, पेंक्रियाज एज वी नो, और गोनेट्स मेल और फीमेल्स में अलग अलग। तो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में ये हो गए सारे पार्ट्स। सो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पिनियल इन द ब्रेन, थायराइड नेक वाले एरिया पे, पैराथायराइड उसी के ऊपर, थाइमस चेस्ट पे, एड्रिनल ओवर किडनीज, राइट। देन वी हैव पेंक्रियास, जहां से पेंक्रियास जूस निकलेगा, ओवरीज फॉर द फीमेल्स एंड टेस्टिस फॉर द मेल्स। तो ये पार्ट किसमें आ गया? गोनेट्स वाले सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हाइपोथैलेमस पे चलेंगे। अच्छा, हाइपोथैलेमस का याद रखना, ये एग्जाम में पूछ लेता है। तो ब्रेन में देखो ये वाला जो पोर्शन रेड वाला, इसको हम लोग मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। सो दैट्स आल्सो नोन एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसमें थोड़ी देर में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हाइपोथैलेमस कहाँ है? आपके ब्रेन के पार्ट पर है। तो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस सीक्रेट्स डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स जो आपके सामने है, रिलीजिंग हार्मोन्स, इनहिबिटिंग हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। अब एक एक करके इनके बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आइए, ये स्ट्रक्चर देखिए, ये आपका हाइपोथैलेमस है, और ये जो प्रेजेंट है ये आपकी पिट्यूटरी है। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये एंटीरियर पिट्यूटरी, राइट। तो अब यहाँ पर जो रिलीजिंग हार्मोन अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ये क्या करते हैं? सो दे स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन्स, जैसे गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको हम लोग जीआरएच के नाम से भी जानते हैं। इट स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोफिन फ्रॉम पिट्यूटरी। पिट्यूटरी हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, जस्ट लाइक हाइपोथैलेमस इज प्रेजेंट। तो हाइपोथैलेमस ये रहा, और पिट्यूटरी के दो भाग हैं, एक अग्र भाग और एक पश्च भाग। ये उसी की बात कर रहा है, एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, राइट।
इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स, दे इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ द पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। अब यहाँ पर आप सोमेटोस्टेरोन का एग्जांपल ले लीजिए, ये हमारे शरीर को लंबाई देता है, ग्रोथ जो होती है ना, इसी की वजह से। सो सोमेटोस्टेरोन इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। सो बेसिकली ये जो ग्रोथ हार्मोन है, इसको हम लोग जीएच हार्मोन के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट फॉर्म हो गया ग्रोथ हार्मोन का। सो ये जो जीएच है, ये इसी की वजह से हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। ऑक्सीटोसिन, इसको हम लोग लव हार्मोन के रूप में भी जानते हैं, राइट। ये बच्चे के जन्म के दौरान हेल्प करता है। साथ में जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो उस टाइम पे मिल्क का जो इजेक्शन होता है बिकॉज ऑफ सकिंग निपल्स, वो ऑक्सीटोसिन की वजह से ही होता है। वैसोप्रेसिन, ये हमारे बॉडी में वाटर बैलेंसिंग करता है, मतलब ऐसा ना हो कि पूरा पूरा पानी ही निकल जाए यूरिन के फॉर्म में। तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ वैसोप्रेसिन। अगर ये ढंग से काम नहीं करेगा तो डायबिटीज हो जाती है। कौन सी डायबिटीज? इंसिपिडस। खैर, सो दीज आर ट्रांसपोर्टेड एक्सटर्नली एंड स्टोर्ड इन द पिट्यूटरी। ओके, तो अब आपने देखा कि जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी ग्लैंड की कंट्रोलिंग कर रहा था, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको मास्टर कहते हैं। तो ये कहाँ पर होता है? तो ये देखिए, ब्रेन वाले पोर्शन पे ये प्रेजेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जो मटर के दाने जैसा दिख रहा है। तो ये कहाँ पर होता है? तो इट्स लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी, जिसका नाम होता है सेला टर्सिका। तो सेला टर्सिका नाम की लोकेशन पे प्रेजेंट है, और ये हाइपोथैलेमस एक स्टॉक से अटैच रहता है, देख रहे हो। सो हाइपोथैलेमस वाला पोर्शन था तो उससे अटैच था, तो यहाँ पर सर ये हाइपोथैलेमस है, एक्सटेंड फॉर्म में दिखा रहे हैं। ये पिट्यूटरी है, राइट। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, यहीं पे वो बता रखा है दैट्स कनेक्टेड विद द स्टॉक। ठीक। सो अब ये जो पिट्यूटरी है, इस पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। नाउ व्हाई इज इट सो? बिकॉज ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये बाकी ग्लैंड्स की कंट्रोलिंग करता है guys। पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल्स दी अदर ग्लैंड्स, जैसे आपका थायराइड था, राइट। आपके जो बाकी एडिनल ग्लैंड्स हैं, तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये उन ग्लैंड्स की कंट्रोलिंग करता है, इसलिए इसको मास्टर कहते हैं। लेकिन पिट्यूटरी भी जो कंट्रोलिंग करता है वो हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस हो गया आपका मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, और पिट्यूटरी आपका मास्टर ग्लैंड हो गया। ठीक है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के पार्ट्स में ये देखिए, सो इट हैज एडिनो हाइपोफाइसिस, जिसको हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। दूसरा पार्ट है आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। अभी हमने देखा था डायग्रामेटिक फॉर्म में, फिर से दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, दिस इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और ये है आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी। अब एंटीरियर पिट्यूटरी में पार्स, देख रहे हो ये पार्स डिस्टलिस, देन पार्स इंटरमीडिया, तो यही पार्ट है पार्स डिस्टलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स ट्यूबरसिस। तो ये सारे के सारे आपके किसमें? एंटीरियर पिट्यूटरी के पार्ट है। तो एक एक करके इस पर डिस्कशन कर लें। लेट्स गो। सो ये एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो गए। तो जो पार्स डिस्टलिस है, इट इज एंटीरियर पिट्यूटरी का जो पार्ट है, तो इसमें से क्या करता है? ये जो हार्मोन निकालता है, इसमें निकलता है सोमेटोट्रोफिन, यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन क्या कर रहा था? अभी डिस्कस किया था, नाम समझ में आ रहा है, शरीर को वृद्धि देगा। अगर ये शरीर में सही मात्रा में तो आपकी हाइट नॉर्मल होगी, बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाओगे, और कम है तो छोटे रह जाओगे। तो बहुत ज्यादा है तो बोलते हैं उस इश्यू को जायजेंटिज्म, और किसी की हाइट छोटी रहेगी तो उसे बोलते हैं ड्वार्फिज्म या फिर बौनापन। दूसरा है प्रोलैक्टिन। नाम से समझ में आ रहा है, लैक्टिन किससे लिंक कर पाओगे? लैक्टिन कैन बी लिंक्ड विद लैक्टिक एसिड, यानी कि मिल्क के प्रोडक्शन में जो हेल्प करता है। इस लैक्टिक एसिड वाली ट्रिक से याद कर लेना लैक्टिन वाले पार्ट को। तो मिल्क के प्रोडक्शन में प्रोलैक्टिन ही हेल्प करेगा। फिर टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर एसीटीएच, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। देन वी हैव फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इसमें सबसे पहले जो सोमेटोट्रोफिन है ग्रोथ हार्मोन है, इस पर समझते हैं। ये एंटीरियर पिट्यूटरी की बात हो रही है, तो बॉडीज के ग्रोथ की में हेल्प करेगा, राइट। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो व्यक्ति बहुत लंबा हो जाएगा, जिसको हम लोग जाइजेंटिज्म कह रहे हैं, और कम रह जाएगा यानी हाइपोसिक्रीशन होगा तो ड्वार्फिज्म। अब यहाँ देखिए, ही इज सुल्तान कोसर, जिनकी हाइट 8 फीट 1 इंचेस है। ड्वार्फिज्म की बात करें तो ही पिंगपिंग, just 2 feet and 5.37 inches. Just see. So this is the perfect example of gigantism, and ping ping is the perfect example of dwarfism. तो ये किसकी वजह से है? तो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा काम कर रहा है कि कम काम कर रहा है, उससे आप लिंक कर सकते हैं। देन अब अगर ये ग्रोथ हार्मोन ज्यादा काम कर रहा है मेनली इन द मिडिल एज, तो उससे एक्रोमेगेली हो जाता है। अब एक्रोमेगेली वाले पार्ट में पता है क्या दिक्कत है कि ना, पहले से आप इसके बारे में पता नहीं लगा सकते। अर्ली डायग्नोसिस ऑफ दिस डिसीज इज क्वाइट डिफिकल्ट।
तो इट मे गेट अनडिटेक्टेड फॉर द ईयर्स, और बाद में फिर वो जो चेंजेस होते हैं उससे फिर समझ में आता है अच्छा ऐसा कुछ है। तो इट लीड्स टू दी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस एंड इवन द प्रीमेच्योर डेथ। तो आप देखना फेसेस में थोड़े से आपको चेंजेस दिखेंगे, देख रहे हो, सो यू कैन जस्ट सी देयर फेसेस, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस लग रहा है कि यस नॉर्मल जो ह्यूमंस होते हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ एक्रोमेगेली। तो ये भी आपके ग्रोथ हार्मोन का ही एक इश्यू है। देन अगला आता है प्रोलैक्टिन। तो मैंने लैक्टिन एसिड को लेकर आया था लैक्टिक से। तो वैसे लैक्टिक एसिड किसमें है? दूध में। तो जब हम लोग पैदा हुए तो स्टार्टिंग के 6 मंथ्स के लिए डॉक्टर ने अपनी मदर से जरूर बोला होगा, हमारी मदर से, कि आप 6 मंथ्स के लिए अपने बेबी को अपना ही मिल्क पिलाइएगा, बिकॉज बेबी विल गेट एवरी टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देयर, राइट। तो यस, ये टीवी में ऐड भी आती थी, गवर्नमेंट की तरफ से पहल भी थी। शुरू के 6 मंथ, शुरुआत के 6 माह माँ का दूध ही है जरूरी। बहुत बार आपने लाइन सुनी होगी, स्पेशली वो नेशनल चैनल पे आती थी वाली एड। तो ये प्रोलैक्टिन वाले पार्ट को लैक्टिक एसिड लिंक करना, सो इट रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एंड द मिल्क प्रोडक्शन। तो ये मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH, तो इट स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ द थायराइड हार्मोन्स फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। देखो इसी में लिए मैं कह रहा था ये मास्टर ग्लैंड है, ये बाकी ग्लैंड्स की भी प्रॉपर फंक्शनिंग में देख रेख कर रहा है। अब एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ACTH, अब ये कहाँ पर? तो स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। सो बेसिकली किसकी बात कर रहा है? ये आपके किडनी के ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स, उसकी बात कर रहा है। तो ये मेमोरी ग्लैंड्स, राइट, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए, तो यहाँ पे आप लिंक कर सकते हैं विद लैक्टिक एसिड। देन थायराइड ग्लैंड नेक वाले पोर्शन पे दैट्स प्रेजेंट, और किडनी के ऊपर जो प्रेजेंट है दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। तो सिंस इट इज कंट्रोलिंग ऑल द अदर ग्लैंड्स एज वेल, तो इस वजह से इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड के रूप में जानते हैं। लेकिन मास्टर का मास्टर कौन है? एज वो हाइपोथैलेमस है, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH। तो इट स्टिमुलेट्स द गोनेडल एक्टिविटी इन मेल्स। FSH एंड एड्रोजेंस रेगुलेट द स्पर्म फॉर्मेशन। तो स्पर्म्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्माटोजेनेसिस कहते हैं। Then, in females, FSH stimulates the growth and development of the ovary and follicle. तो यहाँ पर जो टेस्टिस की हम लोग बात करते हैं, तो टेस्टिस से आपके क्या, टेस्टिस से स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। सो दीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन द मेल्स। तो स्पर्माटोजेनेसिस की जो प्रोसेस कहते हैं वो यहीं से पॉसिबल है। सेकंड जो इमेज आप देख रहे हैं दैट्स फॉर द फीमेल्स। सो ये आपका वो पोर्शन होगा जहाँ से आपकी ओवरी जनरेट होती है, राइट। ओके, दैट्स डन। फिर आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर द फीमेल पार्ट। तो यहाँ पर क्या है? स्टिमुलेट्स द गोनेडल एक्टिविटी इन मेल्स। इट स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस ऑफ secretion of androgens from the testes. Similarly, in the females also they induces ovulation and maintains the corpus luteum. तो यहाँ पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट्स, और यहाँ पर फिर फाइनली क्या होता है जो हम लोग पीरियड्स कहते हैं। सो बेसिकली वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो आती है वो यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो दैट ब्लीडिंग स्टार्ट्स बेसिकली, राइट। सो दैट हैपेंस आफ्टर द डीजनरेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम। फाइन, तो दैट्स डन। सो ये देखिए, तो मैं आपको बता रहा था ना, डीजनरेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम। सो इफ इट इज सो, ब्लीडिंग विल स्टार्ट। देन अब आते हैं पार्स इंटरमीडिया पे। अब नाम समझ में आ रहा है सर, बीच वाले पार्ट पर। सो दिस इज व्हाट पार्स इंटरमीडिया इज। इन ह्यूमंस इट इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड विद द पार्स डिस्टलिस। तो देख रहे हो सर, ये आपका ऐसा लग रहा है कि इसी का मिक्सअप है, तो उसी की बात कर रहे हैं। तो इट प्रोड्यूसेस मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जो मेलानोसाइट्स हैं, इसमें आपको एक टर्म याद रखना है, मेलेनिन। मेलेनिन, डू यू नो व्हाट इज मेलेनिन? हमारी बॉडी को जो कलर देता है, हमारी बॉडी को जो कलर देता है वो यही है, मेलेनिन। तो आपने देखा होगा, जैसे हम लोग अगर ब्रिटिशर्स को देखें तो ब्रिटिशर्स का कलर ज्यादा फेयर रहता है। अगर हम लोग थोड़ा सा अफ्रीका की साइड चले जाएंगे तो द कलर ऑफ द स्किन इज क्वाइट डार्क, और इंडिया में द कलर ऑफ द स्किन इज बेसिकली brownish in color. So that's all because of melanin. So that's the color defining hormone. Fine. Next, MSH acts on the melanocytes to regulate the skin pigmentation. तो ये आपकी जो स्किन है, ये आपके melanocytes हो गए, and this is melanin that's present on the skin. Then we have neurohypophysis. तो यहाँ पे हम लोग जरा चलते हैं इस सेक्शन पे। तो यहाँ पर क्या, इट स्टोर्स ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन।
सो दीज आर दी हॉर्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस, जो हमने अभी स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। तो ऑक्सीटोसिन का एक चीज़ याद रखना, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। ऑक्सीटोसिन को हम लोग लव हार्मोन के रूप में भी जानते हैं। ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो नोन एज लव हार्मोन। तो ये आपका जो ऑक्सीटोसिन है, इट कंट्रैक्ट्स दी स्मूथ मसल्स। अब स्मूथ मसल्स कौन सी होती हैं? तो जैसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वाली हो गई, राइट। ये बेसिकली आपकी इनवॉलेंटरी, जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। तो फीमेल्स में स्टिमुलेट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटरस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। तो चाइल्ड बर्थ के दौरान में ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है। साथ में जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो उस टाइम पे मिल्क के इजेक्शन में भी हेल्प करता है। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज विद प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन मिल्क को बना रहा है, और जब मिल्क का इजेक्शन हो रहा है तो उस टाइम पे ऑक्सीटोसिन हेल्प कर रहा है। तो दोनों अलग अलग चीज है। मिल्क का फॉर्मेशन प्रोलैक्टिन, लैक्टिक एसिड से लिंक कर लो। और ऑक्सीटोसिन जब बेबी निपल सक करेगा तो उस टाइम पे जब मिल्क का जनरेशन हो रहा है, वो ऑक्सीटोसिन हेल्प कर रहा है, राइट। परफेक्ट। सो गाइस, हियर दिस इज पिटोसिन। so that's the oxytocin injection, or this was earlier even used on buffaloes. So basically केटल्स पे इस्तेमाल कर लेते, इससे मिल्क आउट प्रोडक्शन का बढ़ जाए, बट दैट मिल्क वाजंट गुड। तो यहाँ पर yes, if I'll talk about the baby, so while drinking the milk, this oxytocin is the one that is helping in that milk ejection. ओके okay. और जब बेबी का जन्म होता है, तो बेबी का जो जन्म होता है, तो बेबी का जो फॉर्मेशन है बॉडी का, वो यूट्रस वाले पार्ट पे होता है, जिस प्रोसेस को हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस कह रहे हैं। तो क्या यहीं पे स्पर्म और एक्सेल की मीटिंग होती है? नहीं, स्पर्म सेल और एक्सेल की मीटिंग होती है इस लोकेशन पे। ये मैं आपको रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो स्पर्म सेल और एक्सेल की मीटिंग होती है, तो स्पर्म सेल और यहाँ से एग सेल यहाँ से जब मूव करता है, तो इस लोकेशन को बोलते हैं क्या? फैलोपियन ट्यूब। सो फैलोपियन ट्यूब में ही स्पर्म सेल एक्सेल का मीटिंग होती है, दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। जहाँ पे जाइगोट बनता है, बट फिर वहाँ पे 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज में डिवीजन होते हैं। और विद इन 4 वीक्स बेसिकली यहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है, यहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। नाउ इसमें जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे पिटोसिन की या वैसोप्रेसिन, तो वाटर की जो रीएब्जॉर्प्शन करवाने में मदद करता है वो यही है। तो इसीलिए यहाँ पे वो किडनी वाला स्ट्रक्चर भी दिखा रखा है। सो दीज आर द रीनल पिरामिड्स, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। तो ये आपका प्रॉपर देख रहे हो, ये आपका ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है, जहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। सो यस, वैसोप्रेसिन या फिर एंटी डायबिटिक हार्मोन, they stimulate the reabsorption of water and electrolytes by DCT of the kidney and thereby reduces diuresis, यानी कि लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। तो अगर मान लो कि एडीएच की डेफिशिएंसी है, तो इससे क्या होता है कि किडनी वाटर को कंजर्व नहीं कर पाती, जिससे वाटर लॉस और डिहाइड्रेशन बहुत कॉमन हो जाता है। और इसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। तो ये डायबिटीज मेलिटस से कंपेयर मत करना, डायबिटीज मेलिटस एक अलग चीज है। वहां पे इंसुलिन ग्लूकागॉन का लेवल मेंटेन नहीं कर पाता, तो ग्लूकोज के लेवल ज्यादा होने की वजह से जो होता है वो डायबिटीज मेलिटस है। और वाटर की बैलेंसिंग प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही है, तो गाइस दैट इज डायबिटीज इंसिपिडस। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन टू। फाइन। ओके, तो देख रहे हैं, पानी पिया, वॉशरूम जाना है। सो गाइस दिस इज द एग्जांपल ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस। प्लीज गिव मी द कंफर्मेशन। इज दिस पार्ट क्लियर गाइस? ओके, सो दिस सेक्शन इज क्लियर, राइट? प्रोसीडिंग फर्दर। अब आते हैं पिनियल ग्लैंड पे। अच्छा, जो पिनियल ग्लैंड है, इसमें याद रखना ये सबसे छोटी ग्रंथि है, दैट इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो ये आपके प्रेजेंट है ब्रेन में, तो ये ब्रेन का सेक्शन है। और ये आपका हो गया पिनियल ग्लैंड, सबसे छोटा ग्लैंड है। ये बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन करके रखता है, जो आपकी स्लीप रिदम है ना, कि आपको आदत पड़ी होगी रात को 10 बजे सो जाता हूँ, सुबह 7 बजे सो के उठ जाऊंगा, तो 11 बजे सो जाता हूँ, सुबह 6 बजे उठ जाऊंगा, राइट। 10 बजे सोता हूँ, सुबह 5 बजे उठता हूँ। तो बेसिकली आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक अब सेट है। अब मान लो आपको उस क्लॉक में कुछ चेंजेस लाने, तो आप अलार्म लगाएंगे। अलार्म लगा के मान लो आपने 21 दिन तक लगातार सेम अलार्म लगाया, 22वें दिन आपको अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी ऑटोमेटिकली क्लॉक सेट हो जाएगी कि भाई मैं 9 बजे सोता हूँ और सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। बिकॉज आपने फिर क्या किया, अलार्म क्लॉक लगाते 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 आपकी आदत बन गई। तो ये आदत कहाँ से बनती है? वाया पिनियल ग्लैंड। सो पिनियल ग्लैंड जो सबसे छोटी ग्लैंड है, इसमें से निकलता है मेलेटोनिन। और मेलेटोनिन जो हार्मोन है, ये आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करता है। सो इट इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन। इट सिक्रीट्स मेलेटोनिन। और फंक्शंस क्या मेलेटोनिन के? इट रेगुलेट्स डायurnal rhythm of the body, that is sleep wake cycle, body temperature. It also influences metabolism, pigmentation and menstruational cycle.
right? Okay, it also influences our defense capability. So this is what pineal gland is. Next, अब आते हैं थायराइड ग्लैंड पे। अब ये जो आपका थायराइड ग्लैंड है गाइस, ये आपके नेक वाले पोर्शन पे, राइट? तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे बड़ा ग्लैंड है, याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड यही है, लेकिन अगर पूछे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तो लार्जेस्ट ग्लैंड बेटा लिवर है, ठीक है? तो जो आपका ये थायराइड ग्लैंड है, अब यहाँ से जो हार्मोन निकलते हैं उसमें थायरॉक्सिन एंड ऑल है। सो इट इंक्लूड्स टू लूप्स लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। द लूप्स आर इंटरकनेक्टेड विद isthmus, जो कि कनेक्टिव टिश्यू है। थायराइड ग्लैंड में आपके फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यूज प्रेजेंट हैं। तो ये आपका डॉर्सल एंड हो गया, ये आपका वेंट्रल एंड हो गया। तो अब ऐसे मान लो, एक ये वाला साइड है, एक ये वाला साइड है। तो यहाँ पर जो डॉर्सल एंड है, यहाँ पे आपको 4 डॉट्स दिख रहे हैं, यही पैराथायराइड है, एग्जाम का पूछा भी है। 4 डॉट्स के रूप में जो प्रेजेंट है वो कौन सा ग्लैंड है? पैराथायराइड। ओके, दिस इज अ ट्रेकिया, यानी विंड पाइप है, राइट? सो अब यहाँ पर ये जो बीच में पोर्शन देखा आपने, इस तरफ तो ट्रेकिया था, तो ये वाले पोर्शन पर अगर हम लोग बात करें, यही आपको स्थमस वाला पार्ट है जो यहाँ पे कह रहा था, the lobes are connected with the stomach, that's a connective tissue. Okay, now follicular cells secrete the hormone जिनके नाम है थायरोक्सिन एंड T3, यानी टेट्रा आयोडो थायरोनिन या फिर ट्राई आयोडो थायरोनिन। देन वी हैव थायरोकैल्सिटोनिन, इट इज TCT। अब ये जो थायरोक्सिन है, टेट्रा आयोडो थायरोनिन या फिर ट्राई आयोडो थायरोनिन, तो आपको यहाँ से क्या लिंक कर पा रहे हो? So we can link that it's mentioned iodine, right? Yep. So iodine अगर सही क्वांटिटी में है तो आपका ये थायरोक्सिन सही मात्रा में आपका जनरेट होगा, सही काम करेगा। लेकिन आयोडीन की कमी है तो फिर इश्यू हो जाएगा। इश्यू क्या है? गॉइटर, हिंदी में घेंगा कहते हैं। अब ये दिखाता हूँ गलखंड रोग। सो बेसिकली अभी आपके जैसे इम्यून सिस्टम एंड ऑल, उसमें सभी मेंटेनेंस करता है, पता है? तो क्या है? इट रेगुलेट्स द BMR, यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट। it it maintains the physical, mental and sexual development. Then it supports the RBC formation. It controls metabolism of carbohydrate and protein and fat. It maintains the water and electrolyte balance. In short, आपकी बॉडी की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे आरबीसी, भाई ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन तभी तो हो पाएगा जब आरबीसी प्रॉपर में जनरेट होंगे। तो आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का मेटाबॉलिज्म सब यही देखता है, ठीक? चलो, अब आओ थायरोकैल्सिटोनिन पे। अब वो आयोडो था तो आपने लिंक कर लिया आयोडीन से, अब कैल्सी को लिंक करो कैसे? कैल्शियम से, तो हमारी हड्डी वाला पार्ट हो गया, सिंपल। सो देखिए, कैल्शियम होमोस्टेसिस, तो कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर रहा है। यहाँ से थायराइड क्या कर रहा है? कैल्सिटोनिन रिलीज कर रहे हैं। तो कैल्सिटोनिन, इट्स मेंशन्ड हियर, तो स्टिमुलेट्स द कैल्शियम डिपॉजिट इन द बोन्स, इट रिड्यूसेस द कैल्शियम अपटेक इन द किडनीज। तो यहाँ पर ये बेसिकली इधर कैल्शियम लेवल लोअर्स डाउन हियर। सो यहाँ पे पैराथायराइड क्या करेगा? इधर से आपका फिर वो इंक्रीज करेगा, तो स्टिमुलेट द कैल्शियम रिलीज फ्रॉम द बोन्स। इट इंक्रीजेस कैल्शियम अपटेक इन द किडनीज, इंक्रीज कैल्शियम अपटेक इन द इंटेस्टाइन। सो इन दिस मैनर इट गोज। तो हाई है तो ये रहा, लो है तो ये वाला पार्ट, तो इस तरीके से चलता रहता है। सो एक थायरोकैल्सिटोनिन है, इट इज अ प्रोटीन हार्मोन। इट रेगुलेट्स द ब्लड कैल्शियम लेवल, स्पेशली द लोअरिंग पार्ट, और इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए यू नीड आयोडीन। So iodine is essential for normal hormone synthesis in the thyroid gland. What about hypothyroidism? देखो, हाइपो का मतलब क्या होता है? हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, और हाइपो का मतलब होता है मेरे भाई लेस, करेक्ट? ठीक है। सो आयोडीन रिच फूड्स में क्या क्या आता है? जैसे दही है, योगर्ट, मोजरेला, मिल्क, eggs, strawberries, navy beans, cranberries, seaweeds. So they all are actually the iodine rich foods. और अगर आयोडीन की कमी हो रही है तो देख रहे हो, there is swelling in the neck. So enlargement of the thyroid gland due to deficiency of the iodine, that is goiter. In adult women, it causes irregular menstruation cycle. और साथ में अगर मान लो कि फीमेल को प्रेगनेंसी के फेज में ये इशू है, तो बेबी की ना मेंटल ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी, लो IQ लेवल रहेगा। सो हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अफेक्ट्स द बेबी, causing stunted growth, that is cretinism, mental retardation, low IQ, that is low intelligent quotient, then abnormal skin, deaf, mutism, ये सारे इश्यूज होने लगते हैं अगर हाइपोथायरॉयडिज्म। लेट्स टॉक अबाउट हाइपरथायरॉयडिज्म।
हाइपरथायरॉइडिज्म की बात करें तो एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ थायराइड हार्मोन्स रिजल्टिंग इन द एडवर्स इफेक्ट ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज. So it is caused due to development of the nodules or the cancer of the thyroid gland. एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर की अगर बात करें तो दिस इज ग्रेव्स डिसीज. जानते हो इसमें क्या होता है? ये वो हाइपो था, अब हाइपर है. हाइपर मतलब होता है ज्यादा. तो इसमें ना ऐसा लगता है जैसे आंखें बाहर निकल आई हैं, पॉपिंग आउट ऑफ द आईज, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेव्स डिसीज. सो एनलार्जमेंट ऑफ द गॉइटर थायराइड ग्लैंड, प्रोस्टिट्यूशन ऑफ द eyeballs, increased BMR, weight loss, they are the issues of exophthalmic goiter, that is Graves disease. So ये देखिए human thyroid with cancer nodules, and this is example of exophthalmic goiter where you can just see the popping of the eyes basically, right? Next, पैराथायरॉइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? पैराथायरॉइड ग्लैंड आपके थायराइड ग्लैंड के ऊपर प्रेजेंट है. अब जो थायराइड ग्लैंड है इसमें 4 डॉट्स के रूप में प्रेजेंट है गाइस. तो ये जो 4 डॉट्स वाला पार्ट आप देख रहे हैं, इसमें 4 डॉट्स यही आपके पैराथायरॉइड है, राइट? तो ये आपका जो थायराइड ग्लैंड है इसमें 4 डॉट्स के रूप में प्रेजेंट है. ये कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है. सो देयर आर 4 ग्लैंड्स प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड. One pair each and the 2 lobes of the thyroid gland. They secrete parathyroid hormone, a peptide hormone. What are the functions? It increases calcium level in the blood, that is hypercalcemic hormone. It stimulates bone resorption, that is demineralization. It stimulates the reabsorption of calcium by renal tubules and increases calcium absorption from the digested food. Along with TCT, it helps in calcium balance in the body. Okay, so that's done. अगला है थाइमस ग्लैंड. थाइमस ग्लैंड आपका ये चेस्ट वाले पोर्शन पे देख रहे हो, दैट्स प्रेजेंट, राइट? सो अ बाइलोब्ड ग्लैंड located between lungs behind the sternum on the ventral side of the aorta. So it secretes thymosin, right, which is a peptide hormone. अब functions क्या क्या होते हैं thymosin के? So differentiation of T lymphocytes, which provides cell mediated immunity. It promotes antibody production for humoral immunity. अब ये जो थाइमस ग्लैंड है गाइस, इसमें क्या है कि ना बुढ़ापे में ये धीरे धीरे करके नष्ट होने लगता है. देखो न्यू बॉर्न है तो पूरा पूरा देख रहे हो, 10 साल में कम हुआ, 5-6 साल में और कम हुआ, 50 साल में और कम हो गया, 70 साल में और कम हो गया. मतलब जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे इसका साइज कम होता हुआ जा रहा है, करेक्ट? सो थाइमस इज degenerated in old individuals. So the production of thymosin basically decreases. As a result, immune responses of the old person becomes weak. Okay. अब आते हैं एड्रिनल ग्लैंड पे. तो किडनी के ऊपर जो एक ग्लैंड प्रेजेंट है इसको हम लोग एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, ठीक है? अब ये जो ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड, यहाँ से जो हार्मोन निकलता है उसको इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, बिकॉज वो हमारे इमरजेंसी सिचुएशन में मदद करते हैं, जैसे एडिनालिन, नॉर एडिनालिन, जिसको एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं. बट उसके अलावा यहाँ पर समझो इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक एड्रिनल कॉर्टेक्स, एक एड्रिनल मेडुला. तो दोनों में अलग अलग टाइप के हार्मोन्स हैं. दोनों पार्ट्स देखो, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो आउटर पार्ट है, एड्रिनल मेडुला जो है ना वो इनर पार्ट है. तो इसमें से जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है इसमें अब आप देखेंगे कि इसमें जो हार्मोन निकला है वो अलग कैटेगरी है. तो उसमें 3 लेयर्स है, दैट इज जोना रेटिकुलरिस, जोना fasciculata, and zona glomerulosa. So it produces corticoid hormones like glucocorticoids, mainly cortisol, mineralocorticoids, mainly aldosterone, and androgenic corticoids. Okay. तो जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, इट इज इन्वॉल्व इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. इट स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, lipolysis, and proteolysis. It inhibits cellular uptake and utilization of amino acids. It maintains cardiovascular system and kidney functions. Also, cortisol stimulates RBC production. It produces anti-inflammatory reactions and suppresses immune responses. Then, mineralocorticoids, नाम सुन रहा मिनरल से लिंक कर पा रहे हो? So it regulates the water, that is fluid, body fluid volume, electrolytic balance, osmotic pressure, and blood pressure. Aldosterone, it stimulates the reabsorption of sodium and water, sodium ions basically and water from renal tubules and excretion of potassium and phosphate ions. Then adrenal cortex, अब इस वाले पोर्शन पे आप जरा लिंक करो, एंड्रोजेनिक कॉर्टिकॉइड्स. सो बेसिकली अब देखो यहाँ पर जैसे हम लोग जब एडोलेसेंस एज में पहुँचते हैं तो ग्रोथ ऑफ एक्शियल हेयर, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर,
during puberty, so that's because of this part. What about adrenal cortex? So here there's an issue, Addison disease. So deficiency of these hormones, that is deficiency of corticoid hormones, affects carbohydrate metabolism, जिससे क्या है बहुत ज़्यादा weakness और थकान होने लगती है, right? That is fatigue. So this is what Addison disease is. Then adrenal medulla, emergency सिचुएशन यहीं पर आएगा. तो देख लो, in case of stress, fear, anger, तो we can link it with fear, fight and flight. So यहाँ पर आपके जो hormones हैं वो है एड्रीनलिन, दैट इज एपिनेफ्रिन एंड नॉरएड्रेनालिन, जिसको नॉरएपिनेफ्रिन के नाम से जानते हैं. सो दीज आर रैपिडली सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस इमरजेंसी सिचुएशन व्हिच इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन. तो हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट, दे आर बेसिकली जनरेटेड हियर. So these hormones increase the alertness, pupillary dilation, piloerection, that is rising of hairs, sweating, heartbeat, heart contraction, respiratory rates. अभी राइजिंग ऑफ द हेयर्स वाले पार्ट पे पाइलोरेक्शन आप थोड़ा सा सोचोगे ये कौन सा, हम कहते हैं रोंगटे खड़े हो गए भाई, उसी की बात कर रहे हैं. ठीक है. सो दे आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू इंक्रीज ग्लूकोज इन द ब्लड एंड इट स्टिमुलेट्स द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. सो दैट्स फ्रॉम एड्रिनल मेडुला. देन वी हैव पेंक्रियाज. तो पेंक्रियाज जो पोर्शन है हमारे बॉडी का, इसमें प्रेजेंट होता है आइसलेट ऑफ लैंगरेंस. देख रहे हो, आइसलेट ऑफ लैंगरेंस, इसको हिंदी में कहते हैं लैंगरेंस की दीपिकाएं. अब इसमें आपके अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल प्रेजेंट होते हैं. तो जो अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल्स हैं, इसमें से आपका अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागॉन, बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन और डेल्टा सेल से निकलता है आपका सोमेटोस्टेरिन. तो ये आपका, अब जैसे बीटा अल्फा सेल से निकला ग्लूकागॉन, तो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है. इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को घटाता है. तो इंसुलिन अगर प्रॉपर में नहीं जनरेट होता तो ग्लूकागॉन अगर बढ़ता जा रहा है, तो वहां से जो इशू होता है उसको डायबिटीज मेलिटस कहते हैं. ठीक है. खैर, तो जो ये आपका पेंक्रियाज है, ये आपका कंपाउंड ग्लैंड है, क्योंकि ये एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों नेचर का है. अब एंडोक्राइन नेचर तो मैं बता ही चुका हूँ क्यों. एक्सोक्राइन नेचर हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में डिस्कस किया है. डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग जानते हैं यहाँ से एमाइलेज जैसे एंजाइम्स हैं, जैसे पेंक्रियाटिक एमाइलेज एंड ऑल, तो एंजाइम्स भी निकलते हैं यहाँ से और यहाँ से हार्मोन्स भी निकलते हैं. उसको कंपाउंड ग्लैंड या फिर मिक्स ग्लैंड के रूप में भी जानते हैं. तो आइसोलेट ऑफ लैंगर इसी के पार्ट होते हैं. आइसोलेट ऑफ लैंगर से अल्फा, बीटा, डेल्टा सेल जो यहाँ पे प्रेजेंट है, उनमें से आपके ग्लूकागॉन एंड ऑल निकल रहे हैं. सो यहाँ पर 1 से 2 मिलियन आइसोलेट्स प्रेजेंट हैं. तो अल्फा और बीटा सेल्स इन दी आइसोलेट सीक्रेट्स दी पेप्टाइड हार्मोन जैसे ग्लूकागॉन, जो अल्फा से और बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है. ये आपके ग्लूकोज होम्योस्टेटिस मेंटेन करते हैं, यानी कि ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रखेगा. ग्लूकोज ज़्यादा हो गया तो सर फिर तो दिक्कत है, डायबिटीज मिलेटस वाली. सो ग्लूकागॉन hyperglycemic factor, it acts on the hepatocytes and stimulates the glycogenolysis, resulting in the increased sugar, that is hyperglycemia. It stimulates the gluconeogenesis, reduces the cellular glucose uptake and utilization. And guys, you must remember that if I talk about this insulin, so it here it acts on the hepatocytes and adipocytes and enhances the cellular glucose uptake and utilization. So blood glucose rapidly moves to hepatocytes and adipocytes. Thus, glucose level actually decreases. That's known as hypoglycemia. So it stimulates glycogenesis, that is glucose converts into the glycogen. So this is the issue and that's very important. Diabetes insipidus हमने पढ़ लिया था, जहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा था, वाटर की बैलेंसिंग नहीं हो पा रही थी. इंसिपिडस में इट्स अबाउट ग्लूकोज. तो ग्लूकोज का लेवल को अगर मेंटेन करना है, ये ग्लूकोमीटर है, यहाँ से मैंने चेक किया कि ग्लूकोज का लेवल तो बहुत हाई है, तो फिर स्किन में आपको इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट. सो इट इज द डिसऑर्डर ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया. सिम्टम्स: लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स लाइक ketone bodies. Treatment is basically insulin therapy. Then talking about gonads, so females में there are ovaries and males में there are testes. So gonads में testes in males and female में ovaries आ जाएंगे. तो मेल में जो टेस्टिस होती हैं, so these are the primary sex organs and an endocrine gland. So a pair of testes is present in the scrotal sac. अब स्क्रॉटम में क्यों होता है, क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर से 3-4 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहेगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन हो पाता है. तो ये स्क्रॉटम वाला पोर्शन जो बता रहा था वो ये है. सो इट इज फॉर्म्ड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड इंटेस्टाइनल टिश्यूज. जो इसमें लीडिक सेल्स हैं,
लीडिक सेल्स इन दी इंटरट्यूबुलर स्पेसेस प्रोड्यूस हार्मोन्स जिसको हम लोग एंड्रोजन्स कहते हैं. बेसिकली वो टेस्टोस्टेरोन हो गए. टेस्टोस्टेरोन को आप टेस्टिस वाले टर्म से भी लिंक कर सकते हैं. सो टेस्टिस व्हिच आर देयर इन द मेल्स. सो यहाँ पर अगर मैं एंड्रोजन्स की बात करूँ तो दे रेगुलेट द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन एंड फंक्शंस ऑफ द एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स. स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म्स के फॉर्मेशन की प्रक्रिया. इट स्टिमुलेट्स सेक्सुअल बिहेवियर, growth of muscles, hairs, aggressiveness, low pitch voice. It helps in anabolism of protein and carbohydrate. Ovaries, basically for the females. So it is the female primary sex organ. A pair of ovaries is located in the abdomen. It produces one ovum during each menstruational cycle. Ovary is formed of ovarian follicles and stromal tissues. Ovarian follicles produce estrogen, which is a steroid hormone. After ovulation, ruptured follicle forms a structure which is known as corpus luteum. It secretes progesterone, which is a steroid hormone, right? So yes, what are the functions of estrogen? So they stimulate the growth and activities of the female's secondary sex organs. There's the development of ovarian follicles. Female sex secondary sex characters. Example, high pitch voice, because there's a difference between the male and female voice. Female have high pitch voice and male have low pitch voice. And yep, sexual behavior. Also the development of the mammary glands. Here, baby's development basically takes place in this uterus, right? And here, what is the function of progesterone? So it supports pregnancy. So it acts on the mammary glands to stimulate formation of the alveoli, that is sex to store milk and milk secretion. So let's talk about the hormones of heart, kidneys and gastrointestinal tracts. So first of all, this is the heart, जिसके 4 chambers होते हैं. Right atrium, left atrium, right ventricle and left ventricle. तो ventricle वाला जो area होता है वो बड़ा होता है. So atrial wall of heart, so it produces a peptide hormone called atrial natriuretic factor. When blood pressure increases, ANF causes the dilation of the blood vessels to reduce the blood pressure. Okay, then let's talk about kidney. So that's the JGA, that is juxtaglomerular apparatus. So it produces the erythropoietin, which is a peptide hormone. It stimulates the erythropoiesis, that is the formation of the RBC. So that's done. Then talking about the gastrointestinal tract. So here we have this section. So it produces some peptide hormones like gastrin. तो gastrin नाम समझ में आ रहा है. It stimulates the gastric acid to secrete acetylcholine and pepsinogen. Secretin की बात करेंगे तो it stimulates exocrine pancreas to secrete water and bicarbonate ions. Gastric inhibitory peptide, it inhibits the gastric secretion. And then we have CCK, it stimulates the secretion of bile from gallbladder and pancreatic enzymes from pancreas. So here several other non-endocrine tissues secrete hormones जिसको हम लोग growth factors कहते हैं. So these are essential for the normal growth of tissues and their repairing or regeneration. और ये लास्ट में एक चीज और, टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, ये बस याद रखना, क्योंकि देखो अभी मैंने जो आपको लास्ट में ओवरी तक पढ़ा बस वहीं तक इंपॉर्टेंट था. उसके बाद बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था वो जो हार्ट वाला सेक्शन अभी हमने देखा एंड ऑल, लेकिन ये फिर अगेन इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पर क्योंकि एग्जाम में आया है, टाइप्स ऑफ हार्मोन में पेप्टाइड हार्मोन या पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन्स के एग्जांपल हैं इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन्स, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स. स्टेरॉइड्स में कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल, प्रोजेस्टेरोन. आयोडोथायरोनिन्स में थायराइड हार्मोन्स. एमिनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन्स में एडिनलिन और नॉर एडिनलिन या फिर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन आपको एग्जाम में मिल जाएगा. तो ना ये सब चीजें आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट थी, that's all that we have discussed, right? So अभी आपके दिमाग में कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं तो you can ask. सॉर्टेड है. चलो तो मैं फिर एक काम करता हूँ, थोड़ी सी चीज़ और आपको बता दूँ. तो ये जो हार्मोन एक्शन के जो मैकेनिज्म एंड ऑल है दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. तो इसमें लेट मी चेक, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि आई हैव टू टेक अदर क्लासेस एज वेल, तो हर एक एग्जाम का अपना अपना तरीका होता है. सो दिस इज नॉट रेलिवेंट फॉर नीदर फॉर आरआरबी नॉट फॉर एसएससी एग्जामिनेशंस. एक्चुअली थोड़ा सा डिटेलिंग में और बाकी एग्जाम्स उसमें जाना पड़ता है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पार्ट. तो ये वाली पीडीएफ अभी मैं आपके लिए अपलोड कर दे रहा हूँ, सब लोग यहाँ से रिवाइज कर लीजिएगा. और मैं फिर से रिपीट कर दूँ कि आपको कहाँ तक पढ़ना है, ये भी आपको याद रहे.
सो स्टार्टिंग से तो आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, बस ये ओवरी वाला पार्ट था जहाँ पे मैंने आपको बताया था। लेट मी शो यू। यस, आपको बस इस वाली स्लाइड तक ही इंपॉर्टेंट पढ़ना है। इफ़ यू वांट मैं यहीं तक आपके लिए भेज देता हूँ जिससे कंफ्यूजन ही ना हो, बिकॉज बाकी केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए था, तो आपको यहाँ तक याद रखना है। इसके बाद सब एक्स्ट्रा पर्पज़ के लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, यानी कि हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यू कैन जस्ट लीव दिस पार्ट, दिस इज ओनली फॉर द नॉलेज पर्पज़। बट मैं लास्ट में बताया था ना आपको कि जो आपके हार्मोन्स हैं उसके टाइप्स कौन कौन से थे, तो ये वाला, सो पेप्टाइड हार्मोन्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स, एमिनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन्स, इनके बस नाम याद कर लेना। सो दैट्स ऑल फॉर माइंड। अब कुछ भी एग्जाम के लिए बसता नहीं है, सारी चीज इतनी भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए दैट वी हैव डिस्कस, ठीक है। सो थैंक यू फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। आपके लिए पीडीएफ में शेयर कर दे रहा हूँ, जस्ट रिवाइज इट फ्रॉम हियर। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल फॉर एग्जामिनेशन, ऑल द वेरी बेस्ट, प्लीज टेक केयर। और हाँ, कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हुआ करे तो आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ लिया करो, ठीक है। टेक केयर।